अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली हमले के बाद मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से इस हमले की मजम्मत का सिलसिला जारी है। गल्फ़ ममालिक की तरफ से तो हमने फौरी और सख्त रद्द-ए-अमल देखा। इसके बाद बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, चीन और मुख्तलिफ ममालिक के भी मजम्मती बयानात जारी हो चुके हैं। लेकिन जिस मुल्क की तरफ सब की नज़रें थीं कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, वो अमरीका था। वाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस हमले से मुतल्लिक जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत सॉफ्ट रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका दोहा में इसराइली हमले को इसराइली या अमरीकी अहदाफ हासिल करने में पेशरफ नहीं समझता। सदर ट्रंप को इस हमले पर काफ़ी अफसोस हुआ। फिर उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग में यह भी दावा किया कि अमरीकी इंतज़ामिया ने इसराइली हमले की इत्तला कतर हुकूमत को पहले से दे दी थी, जिस पर कतर के वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी हुकूमत की कतर को हमले की पेशगी इतला देने की बात गलत है और अमरीकी अफसर का फ़ोन उस वक्त आया जब वो दोहा में इसराइली हमलों से धमाकों की आवाज़ें सुन रहे थे, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्लीम किया कि इतला पहुँचने में ताख़ीर हुई। उन्होंने अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ को हिदायत दी थी कि कतर को हमले के बारे में ख़बरदार करें, ताहम वो थोड़ा लेट हो गए। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सदर ट्रंप ने नेतन्याहू और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से जो गुफ्तगू की, इसमें उन्होंने कतर की हुकूमत को यकीन दिलाया कि ऐसी कार्रवाई दोबारा इनकी सरजमीन पर नहीं की जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब इजरायली वज़रा के बयानात देखें तो यूँ लगता है कि वो इस हमले को मुकम्मल तौर पर ओन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जो इसराइल के सफ़ीर हैं, उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा कि इनकी हुकूमत अमरीका के मफाद में काम नहीं करती और इनकी हुकूमत का कतर पर हमले का फ़ैसला दुरुस्त था। इसके अलावा इसराइली वज़ीर दिफ़ा, जो एक सख्त गिर मौक़िफ़ की वजह से पहचाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि इनकी हुकूमत दुनिया में कहीं भी अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। फिर जब इनसे सवाल किया गया कि क्या इसराइल हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाने में कामयाब रहा, तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि अगर हमें इस बार अपना मकसद हासिल नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। अब इस जवाब से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि इसराइल अपनी जारियत पसंदी से किसी तौर पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि इसराइल ने यह हमला क्यों किया और इस हमले के पोस्ट इफेक्ट्स क्या होंगे, और अगर इसराइल की जगह कोई और मुल्क होता और वो इस तरह की जारियत का मुजाहरा करता तो क्या मामला मजम्मती बयानात तक महदूद रहता या इस मुल्क को सिफारती तन्हाई और इक़्तिसादी पाबंदियों का भी सामना करना पड़ता। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली सरवर नकवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सिफारतकार हैं, एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं आप, और माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। कतर की अगर मीडिएशन की बात की जाए, ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जो गाज़ा और इसराइल के दरमियान रहा है, कतर ने हमेशा ये कोशिश की कि मीडिएशन हो जाए, बातचीत हो जाए, मज़ीद वहाँ पर इंसानी अलमिया जो है वो इंटेंसिफाई ना हो। उसके बावजूद इसराइल का इतना फ्री पास लेकर फॉरेन टेरिटरीज़ पे हमले करना, जिस तरह कतर का ऑफिशियल रिस्पांस भी कहता है कि ये रियासती दहशत गर्दी से बिल्कुल कम नहीं है, कैसे इनेबल हुआ ये सब कुछ? क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिकन बेसिस हैं कतर में, उसके बावजूद एक अमेरिकन एलाइड स्टेट के अग्रेशन का निशाना बन गया कतर। ये है कि इजराइल किसी कानून को तो का एहतराम करता नहीं है। इसको इंटरनेशनल लॉ, बैनुल अक़वामी क़वानीन का कोई एहतराम नहीं करता, ना ही इसको कोई दिलचस्पी है इस बात में कि वो एक जिम्मेदार मुल्क के हैसियत से काम करे। वो अपने कौमी मफाद को देखता है, और बल्कि अब तो ये हो गया है कि नेतन्याहू अपने ज़ाती मफाद को देखता है कि वो वजीर आजम कायम रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया तहस से नहस हो जाए। तो इस ऐसे माइंड सेट या जहनी एक सोच जो कि ऐसी गलत किस्म की है, उसके तहत इजराइल की पॉलिसीज चल रही होती हैं। और अब उन्होंने जो कतर पे हमला किया है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, और दूसरे वो एक सालिसी का रोल, जैसा आप कह रहे थे कि बड़े ज़माने से वो खेल प्ले कर रहा है। और वो अफगानिस्तान के मामले में कतर दोहा का एग्रीमेंट बहुत मशहूर, जिसके तहत तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में दोबारा आई है,
तो ये सारे सर्विसेज देने के बावजूद कतर को इन्होंने अपना हदफ बनाया, टारगेट किया, उस पर हमला किया। तो जाहिर है कि इजराइल को कोई दिलचस्पी नहीं है कि अमन हो या कोई जंगबंदी हो। वो अपने धुन का पक्का लगा हुआ है, एक ऑब्सेसिव, उसको एक ऑब्सेशन हो गया है कि हमास को खत्म करेगा। और अल्लाह ने चाहा तो हमास खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक ऐसी तंजीम है जो कि फलस्तीनियों के जायज ख्वाहिशों की, उमंगों की तर्जुमानी करती है। और हमास का एक वेलफेयर का पहलू है जो कि वो वहाँ के लोगों की भलाई के काम करती है, फलाह और बहबूद का काम करती है। सही। तो उसको तबाह नहीं कर सकता। ठीक 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 है, पॉइंट आ गया आपका खालिद चिश्ती साहब। ये जो बात कर रहे हैं अली साहब भी, अब इसकी टाइमलीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोपोजिशंस अमेरिका की तरफ से पेश की जा रही थी मीडिएशन के लिए या जंगबंदी के लिए, अब उस पर अगर हमास के लोग गौर कर रहे हैं, उस दौरान हमला होने का मकसद सिर्फ ये है कि हमास से हमें इशू नहीं है, हमें पीस से इशू है। डू यू एग्री? आई फुली एग्री। थैंक यू मुज़म्मिल साहब ने बुलाया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये देखिए, जो अफसोसनाक बात ये है कि जो एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसराइल ने ये साबित किया है कि पीस के अलावा सब कुछ काबिल कबूल है। यानी टेररिज्म भी हो सकता है, ब्रीच भी किया जा सकता है किसी सवरेनिटी को। और कल से आप एक और चीज़ नोट करें मुज़म्मिल साहब, कल से मीडिया इंटरनेशनल भी, मैं मिडल ईस्ट का थोड़ा फॉलो कर रहा था, यहाँ भी बहस क्या हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेट बताया, टाइम पे नहीं बताया, ब्रीच की बातें कम हो रही हैं और ना बताने की, लेट बताने की बिल्कुल बमबारी शुरू हो गई बताने की। इसका मतलब ये है कि हमने बाकी सब कुछ न्यू नॉर्मल करा लिया, यानी इसराइल ने एक्सेप्ट करा लिया कि अटैक होने में इतना ख़तरनाक बात नहीं है। खालिद साहब, लेकिन डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान ने जब पाकिस्तान में स्ट्राइक्स की तो रिस्पॉन्स इतना एब्रप्ट था, हमने देख लिया। बट कतर की तरह का मुल्क जिसके पास दुनिया के बेहतरीन मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं, व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? जंग के दिनों में भी मुज़म्मिल साहब आपके चैनल पर मैं हाज़िर हुआ था तो मैंने ये कहा था कि जब कोई दुश्मन जारियत करता है तो जो डिफेंड करता है उसने प्रोहिबिटिव प्राइस इम्पोज करनी होती है, या पहले से बताई होती है या दूसरे को इल्म होना चाहिए कि अगर मैं हमला करूंगा तो मेरी नाक में से खून बहेगा। अगर आपको प्रोहिबिटिव प्राइस कम लगती है हमलावर को तो वो हमला करता है। म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअल। और दूसरी बात एक और चीज़ नोट करें, पाकिस्तान की जो 6 और 7 मैं बात करने ही वाला था उस पर ताकि रिलेट कर पाएँ आपके व्यूअर्स। देखिए 6 और 7 तारीख को हिंदुस्तान ने तकरीबन 85 जहाज़ों से हमला किया रात को 12:15 बजे करीब। ठीक। पाकिस्तान के जहाज़ 3 मिनट के बाद 42 हवा में थे। ऐसे ही हमने तो कोई कंडेमनेशन यूनाइटेड नेशंस को नहीं कहा था कि पहले वो पास करें, या हमें बताया नहीं वक्त, या हमें वक्त पे बताया क्यों नहीं किसी ने कि हम कर रहे हैं। हमने पूछ के तो नहीं टेक ऑफ किया था। सही। दिस इज़ द रिजॉल्व। ये डिटर्मिनेशन होती है, ये रिस्पॉन्स होता है। बट इतना मिलिट्री हार्डवेयर होने के बावजूद फिर आपको लगता है कि क्या अंडरलाइंग रीजंस हैं कि अरब स्टेट्स उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती? क्योंकि पनिशमेंट का अंदाजा नहीं है ना इसराइल को। अच्छा। पाकिस्तान ने कितनी देर बाद, जब तक फ़ोन किसी के बजे होंगे रात को, कितनी देर बाद शूट डाउन कर दिए थे 7 जहाज़। कंफर्म हो या ना हो तो बाद की बात हुई ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रोहिबिटिव प्राइस जब आप इतनी सवेयर देते हैं और उसको पता हो जो हमलावर होता है तो वही चीज़ रोकती है, डिटर वही चीज़ करती है। ना यूनाइटेड नेशंस की कोई करारदाद रोकती है, ना OIC की करारदाद रोकती है। आपने कीमत उस मुल्क से चुकवानी होती है कि तुम कीमत दोगे अगर तुम हमला। लेकिन क्योंकि इसराइल को पीछे बैकिंग है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की पोजीशन सबसे ऑकवर्ड मैं देखता हूँ। एक तरफ आपका सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और आपने ठीक पॉइंट आउट किया, वन ऑफ द बेस्ट। अगर मुझे आज एज अ फाइटर पायलट, फॉर्मर फाइटर पायलट, मुझे लिस्ट करें कि कौन से फाइटर जहाज़ आप लेना चाहेंगे, मैं कहूँगा यूरो फाइटर, मैं कहूँगा राफेल, मैं कहूँगा टाइफून, मैं कहूँगा F-15। अच्छा। वन ऑफ द बेस्ट एरोप्लेन्स, हैंड पिक्ड अगर कोई मुल्क लेना चाहे। 36 की कॉम्बिनेशन है। हिंदुस्तान के पास जितने 36 राफेल हैं, इतने से कतर मुल्क, मैं ज्योग्राफिकली बात कर रहा हूँ, उसके पास 36 है। उसके बाद टाइफून 36 है, उसके पास F-15 36 है, और F-15 QA जो अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट F-15 मैं कह रहा हूँ। अच्छा। जो कई मुल्कों को नहीं देता सिक्योरिटी की वजह से। तो थीसिस तो वही प्रूव होता है कि इट्स नॉट जस्ट द हार्डवेयर, इट्स द मैन बिहाइंड द हार्डवेयर। एग्जैक्टली। जब उन दिनों मैं PF की भी बात करता था कि रिजॉल्व पीछे होना चाहिए, सिर्फ J-10 लेने से नहीं होता, उसके पीछे इंटीग्रेशन, उसके कंप्लीट मशीनरी को आपके स्ट्रेट करना, उसको पंच लाइन को कन्वर्ट करना,
और उसको प्रोहिबिटिव कॉस्ट में कन्वर्ट करना दुश्मन के लिए, तब रुकती है जंगें। बिल्कुल, ये जिस तरह से मंसूर साहब आपकी तरफ आता हूँ, खालिद साहब जो बात कर रहे हैं कि एक तो ये डिस्ट्रक्शन का अंदाज़ा ना होना जो रिस्पॉन्स में की जाती है, और दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने की वो डिबेट का हिस्सा भी है। जिस तरह से कतर का ऑफिशियल रिस्पॉन्स कहता है हमें हमले के 10 मिनट बाद कॉल आती है, अमेरिकन कहते हैं कि हमने बिल्कुल थोड़ी ताख़ीर हमें हो गई लेकिन हमला होने से पहले हमने बता दिया था। अब ये टाइमलीनेस और कन्वे कर देना, इज़ इट इनफ टू ब्रीच द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, कि ये कह दें कि बस हमने कॉल कर दी है, अब हम जहाँ मर्जी अटैक कर सकते हैं, सिविलियंस को मार सकते हैं। अब इसमें 6 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट की जा रही हैं। तो इंटरनेशनल लॉ आपको लगता है, जो खालिद साहब भी बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प सिस्टम बन गया है, हर किसी ने अपना दिफा खुद ही करना है और यूएनओ ने सिर्फ मजम्मत करनी है बैठ के? मैं समझता हूँ जी कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की, यूएन चार्टर की, और ख़ास तौर पे एक कतर जैसा हम लोग चाहे उसे छोटा कहें बड़ा कहें, उसकी जो सॉवरेनिटी, उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है उसकी एक सरी वायलेशन है। इस एक्टिविटी को यकीनन अमेरिकन और इसराइली कनाइमेंट्स के साथ ही स्टेज किया गया है। ये बात की बातें हैं कि किसने किसको क्या बताया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसराइल के इस इक़दाम के नतीजे में इसराइल को जो एक चैलेंज दरपेश था, खासतौर पर फ़लस्तीन के अंदर जो मज़ाहमती तंजीमों का रिजॉल्व एंड कमिटमेंट थी कि हम इस लड़ाई को विद इन द कन्फाइन ऑफ ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन यानी इजराइल रखेंगे, अब शायद उनके लिए एक फ्री फॉर ऑल वाली सिचुएशन बन गई है। इस वक्त इसराइल के इस इक़दाम ने उनके जितने भी सिटीजन दुनिया भर में मौजूद हैं उन तमाम को मज़ाहमती प्रोजेक्ट के हामिल जो फ़लस्तीनी हैं या जो उनसे नाराज़ फ़लस्तीनी हैं उनके लिए एक लेजिटिमेट टारगेट बना दिया है। इस वक्त जहाँ जहाँ पे भी, चाहे वो यूएई के अंदर इसराइली मौजूद हैं, दीगर अरब मुल्कों के अंदर मौजूद हैं, यूरोपियन कैपिटल्स के अंदर मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे ऐसा सिनेरियो कि जब खुद यूरोपीय यूनियन जो है वो इसराइल के जो इंतहा पसंद वज़रा हैं और उनकी इवन जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट कर रही हैं, उन पर ट्रैवल बैन लगा रही हैं। ऐसी सिचुएशन में इसराइल ने अपने लिए, जिसे कहना चाहिए, एक बहुत बड़ी मुश्किल मोल ले ली है। अगरचे कतर की तरफ से जो रद्दअमल आता है या नहीं आता, दैट इज अनदर स्टोरी, लेकिन इसका जो एक इनडायरेक्ट फॉल आउट है वो मैं समझता हूँ बहुत उसके फार रीचिंग इम्पैक्ट होने जा रहे हैं। और वो जंग जिसको कंटेन करने के हवाले से 2.5 साल से जो है एक आतिशोआहन की बारिश की जा रही है गजा के अंदर, गजा के निहत्ते अवाम के ऊपर, अब मैं समझता हूँ उसका जो सिनेरियो है, जो स्पेक्ट्रम है, वो जितने बड़े पैमाने पर वसी होने जा रहा है वो शायद इस वक्त मंसूर साहब आपको ये लगता है कि कतर जो है ये सब कुछ देखते हुए मीडिएशन के रोल से भी पीछे हट जाएगा? क्योंकि उन्होंने गेन क्या किया, 2-3 साल से वो अपने ऑफिस खोले हुए हैं उन्होंने और उनको मिल ये रहा है रिजल्ट में। ये कतर ने तो जो अपना रिजॉल्व शो किया है, बड़ा ही कैलकुलेटेड किस्म का रद्द-ए-अमल कतर की तरफ से आया है, और उसमें जो अंडरलाइन मैसेज है वो यही है कि हम मीडिएशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉल नहीं करेंगे, उसको सबोताज नहीं होने देंगे। खुद इस वक्त जो इसराइली नेगोशिएशन टीम के मेंबरान थे उन्होंने इसराइल से जो स्टेटमेंट्स दी हैं, उन्होंने अपनी मिलिट्री और सियासी क़यादत की जो आकबतनान अंदेशी है उसको बड़े ही सख्त अल्फाज में कंडेम करते हुए कहा है कि आइंदा हमारे साथ कौन मुज़ाकरात की मेज से जाएगा, बल्कि हमें तो एक डाउटफुल अंदाज में देखा जाएगा कि हम शायद आपकी जिस पोजीशन में आपके पास बैठे हैं हम कोई शायद ऐसे गैजेट्स लेके बैठे हैं कि जहां से पूरा एक एंटल ऑपरेशन जो है वो किया जा सकता है। तो इसराइल ने तो खुद, मैं समझता हूं, अपने लिए जितने दरवाजे थे वो बंद कर दिए हैं। उसकी बुनियाद वही है जो एम्बेसडर साहब फरमा रहे थे कि इस वक्त इसराइल के वज़ीर आज़म को जो अपने आप को ऐवान इक़्तिदार में रखने का खब सवार है ताकि उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में करप्शन का मुआखज़ा का केस है वो किसी तरीके से, और दूसरे नंबर पे इस नौयत के इक़दाम करके वो हमास को भी इंस्टिगेट करना चाहते हैं कि हमास तंग आके वो जो यरगमाली जितने भी जिंदा हैं उनको हलाक कर दे और उसके बाद इसराइल को एक लाइसेंस मिल जाए और उनके लवाहिकीन को ये बताना, यानी बताने का मौका मिल जाए कि देखिए हम नहीं कह रहे थे कि ये तो दहशतगर्द है, ये इंतहा पसंद है, इन्होंने आपको बंदे मार दिए हैं। तो ये एक सिचुएशन है, मैं समझता हूँ, जो इसराइल ने अपने इस हमाकत वाले इक़दाम के जरिए जो है वो क्रिएट कर लिया, मतलब पीस प्रोसेस को वो स्टॉल करना चाह रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इजरायली जारियत से मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। अली साहब,
अमेरिकन इंक्लिनेशन की अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि ये मैंने ऑथराइज़ नहीं किया, नेतन्याहू ने किया है ये जो हमला हुआ है। फिर वो ये भी कहते हैं कि पीस बिल्डिंग प्रोसेस जो है ये अमेरिका कर रहा है और कतर बहुत बहादुरी से अपना किरदार अदा कर रहा है। तो ये मुमकिन है, आपको लगता है ये रैशनल बात है कि अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि पीस प्रोसेस में तो हम रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन हमला हमसे पूछे बगैर इजराइल ने कर दिया? यही तो अलमिया है, यही तो अलमिया है कि पीस प्रोसेस हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है, और इजराइल ने ये पहली बार नहीं किया है। गुफ्तगू हो रही है और उसमें बीच में हमला कर दिया, ये पहली बार नहीं किया है। ये जब अमेरिका की ईरान के साथ निगोशिएशंस, मुज़ाकरात हो रहे थे एटमी प्रोग्राम के मुतालिक, तो वो अब जो एक हफ्ते का दिन था और इतवार को ये मुज़ाकरात शुरू होने थे, दोबारा रिज्यूम होने थे, तो इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया और अब ये फिर कतर पे हमला इसी तरह कर दिया, जबकि वहाँ पे दोनों टीमें बैठी हुई थी, हमास की और इजराइल की, तो मुज़ाकरात करने के लिए कि जंगबंदी कैसे लाई जाए। तो ये इजराइल जो है वो एक रोग स्टेट बन गया है, एक रोग स्टेट का रोल अदा कर रहा है। वो बैनुल अक़वामी क़वानीन को बिल्कुल पूरी तरह डिसरिगार्ड कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है और वो अपने मफाद को देख रहा है। और वो बैनुल अक़वामी बरादरी में वो कोई अच्छी पोजीशन हासिल करने की अब ख्वाहिश नहीं रखता। वो पहले तो इजराइल चाहता था कि उसकी एक्सेप्टेंस हो, उसको लोग तस्लीम करें, उससे राब्ता करें, उससे ताल्लुकात कायम करें, लेकिन अब लगता है कि इजराइल खुलकर अपने कौमी मफाद के परसूट में, उसके जस्तजू में लग गया है और उसमें चाहे जितनी भी तबाही हो, जितना भी नुकसान हो दूसरों का, वो उसको उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो अली साहब नेतन्याहू का पर्सनल जो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है? क्योंकि इसराइल के अंदर भी उनके सिटीजन्स भी एंटी वॉर स्लोगन लगाते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं कि बंद करो इस जंग को, बट नेतन्याहू की जो फिलॉसफी है वो हम देख ही रहे हैं। तो उसका कितना रोल है इसमें, जो उनका जाती एक पॉलिटिकल मोटिव? उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब नेतन्याहू जो है वो जानता है कि जिस दिन भी जंगबंदी होगी और कोई किसी किस्म का अमन कायम होगा तो वो उसकी हुकूमत उलट जाएगी, क्योंकि उसके फार राइट जो सपोर्टर्स हैं वो उससे बदजन हुए हैं और वो छोड़ने को तैयार बैठे हैं। तो इजराइल में अब ये एक तासुर पैदा हो गया है कि नेतन्याहू अपने को हुकूमत में रखने के लिए वो ये रवैया अख्तियार किए हुए है। ये गमालियों के भी कोई वो छुड़ाने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहा, वो बस हमास को तबाह करने पे लगा हुआ है और हमास जो है वो कायम है, ये उसमें रेजिलियंस है। तो नेतन्याहू की जो एक पर्सनल एम्बिशन, जाती जो उसको अपना जो एक वो जस्तजू है, उसको अपने को पोजीशन में रखे रहने में, वो इस वक्त मोटिवेटिंग फैक्टर है उनका। तो इसको जब तक बैनुल अक़वामी बरादरी नहीं रोकेगी, ये नहीं और क्या क्या तबाही लाएगा। ठीक पॉइंट आ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं जो जाती उनका एम्बिशन है वो भी उनकी पॉलिसीज़ में वाज़ेह। खालिद साहब, ये कमज़ोर रियासतों के काम होते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा दिया, गुड कॉप बैड कॉप खेल लिया, रोल किसी और का रहा, ऐलान किसी और ने कर दिया। अब अमेरिका जो कि ये क्लेम करता है कि वो सोल सुपर पावर है, तो उसको तो ये करने की ज़रूरत नहीं है कि वो चाहता ये है कि कतर पे हमले हों, लेकिन पीस प्रोसेस भी करवा रहा है। तो इन दोनों में से एक प्रोपोजिशन गलत हुई कि आया वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो ये नहीं कर रहे, तो फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप? ये वाकई एक्सप्लेन करना इसको मुश्किल है कि अमेरिकन गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट किस तरफ हैं। सही, एक तरफ आपने एक शख्स को पकड़ा हुआ है और दूसरे को कह रहे हैं इसे मारो, बिल्कुल, और जो मार खा रहा है, जिसको आपने पकड़ा हुआ है, जब वो रो रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम्हें मार पड़ रही है, लेकिन पकड़ा मैं नहीं हुआ तुम्हें, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखिए, वही इजराइल है जो हमला करता है पॉसिबली जॉर्डन और इराक की पूरी एयर स्पेस से गुजर कर, ईरान पर भी और कतर पर भी।
जब ईरान रिटेलिएट करता था तो वही मिसाइल पूरे रास्ते में इंटरसेप्ट होते थे, वही ये डिफेंस था। तो इस माहौल में जब आप करेंगे ऑपरेट, मुझे नहीं लगता कि कतर कोई सिंबॉलिक क्या कुछ भी कर सकेगा सिवाय कंडेम करने के या ये कहने के वी रिजर्व द राइट। रिजर्व द राइट इज नो प्राइस फॉर इजराइल। एग्जैक्टली सारी दुनिया ने रिजर्व द राइट रखा हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन अप्लाई कौन करता है वो बड़ा मैटर करता है। देखिए इतने अरसे में कतर एक वन ऑफ द लार्जेस्ट बेस है रीजन में, अमेरिकन एयरबेस है। एयर डिफेंस अगर आपका उनके हाथ में है तो पहले तो आप ये क्लैरिटी करें विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कतर फ्रेंड्स कि आपका एयर डिफेंस आपके हाथ में, और आया आपका एयर डिफेंस इतना या कहने डोसाइल या डिफेंसिव था कि आपको वार्निंग दी जाए तो आप इंटरसेप्ट करेंगे 10 जहाज़ों को, अगर आपको वार्निंग ना दी जाए तो फिर आप कंडेम करेंगे। इस तरह तो नहीं होता। तो यूएस मिलिट्री बेसिस रखने का तो फिर कोई गेन नहीं है। एग्जैक्टली तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सबमिट टू यू कि फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट किस तरह। एक और लास्ट पॉइंट इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस में 4 स्टेक होल्डर है इजराइल नेगोशिएशन में, ऐसे इजराइल, अमेरिका, कतर एंड हमास। इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमास कह रहे हैं हमें टारगेट किया गया, कतर कह रहा है हमें पता नहीं, अमेरिका कह रहा है मुझे पसंद नहीं आई बात। तो फिर किसकी चल रही है? ऐसे ही तो 3 वर्सेस 1 या 2.5 वर्सेस 1, क्योंकि अमेरिका दोनों तरफ से खेल रहा है। कुछ जैसे मैंने कहा कि पकड़ के रखा हुआ है, मार पड़ रही है तो उसी को चुप करा रहे हैं कि तुम रो मत। तो उसमें क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? मतलब उसमें ओवरऑल ग्रैंड इजराइल की स्ट्रैटेजी मुझे नजर आ रही है ना। देखिए जरूरी नहीं होता कि इजराइल ने सारे मुल्कों पर कब्जा कर लेना है। सही। देखिए ग्रैंड इजराइल मैं इसको नहीं कह रहा कि फिजिकली जोग्राफियाई तौर पर वो कब्जा कर लेंगे, इतने सबसर्विएंट कर दे नेबरहुड को कि उनके पास प्राइस इंपोज करने की कोई कोशिश या कैपेसिटी ना रहे, और अगर कैपेसिटी है तो आप आउटसोर्स कर लें, खुद ले लें उनका एयर डिफेंस और सब कुछ, और जब मर्जी आए तो जिस मिसाइल को आप जाने दें, जिस मिसाइल को आप कहेंगे हम रोक लेंगे, तो सिलेक्टिव हो गया ना फिर सारा। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इस वक्त सब कंफ्यूजन है, और 2 मुल्क रो रहे हैं कि हमारे से ज्यादती हुई, दरमियान वाला कह रहा है कि मुझे दोनों से हमदर्दी है, चौथा किसी की बात मान ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम्प्लिस होने का किरदार अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है अमेरिका भी। मंसूर साहब, इसके अलावा जो इंटरनेशनल सिनेरियो हम देखें, अब ये भी कहा जा रहा था कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान जो किया उनकी तरफ से, अब उसमें क्या लगता है कि प्रेशराइज होगा इजराइल? एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि कल को वो टर्की में भी ऐसे वाक़यात करने का सोच रहे हैं कि तुर्की में जाके हमले कर दिए जाएं। तुर्की का रिस्पांस भी आपने देखा होगा। फिर एक तरफ पोलैंड का इशू है, वहाँ कहा जा रहा है कि F-35 पहुँचाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, क्योंकि रशियन ड्रोन्स भी वहाँ पर स्पॉट किए गए। तो ये ग्लोबल सिनेरियो 2025 में तो जंग पर जंग होती जा रही है, इसको कंट्रोल किसने करना है? में यकीनन खासतौर पे जो एक अमेरिका की और यूरोप की जो वॉर इंडस्ट्री है, वो मैं समझता हूँ इसमें बराह रास्त जिम्मेदार है, इस पूरे जंग के अलाव को दहकाने के हवाले से और इसकी सप्लाई चेन को इंश्योर करने के हवाले से। और यही जो इस वक्त मामला, जो मंजरनामा आपके सामने है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रहा है। जब फ्रांस और बरतानिया एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम या उसके ऐलान के हवाले से बातें कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि माजी में यही जो इसराइल का नासूर है, यही बरतानिया था जिसने एक इस नासूर को फ़लस्तीन के दिल में बोने के लिए एक्टिविटी की, डिप्लोमेसी की, और यही फ्रांस था कि जिसने जो इस पूरे खित्ते की जो बंदर बांट है, छोटे छोटे अरब सल्तनत, किंगडम्स, गवर्नेट्स जो हैं, उसमें तब्दील करने के हवाले से। और अब इनको तकरीबन 70-72 साल बाद ये याद आ गया है कि ये आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ इन्हें सबसे जिन्होंने वो बेल्फर डिक्लेरेशन कराई थी, वो अब वो खुद ही तस्लीम कर रहे हैं। जी, और उसके बाद फिर आप देखिए कि जिस फोरम को इन्होंने चुना है, उस फोरम का क्या मैंडेट है कि जिसका सेक्रेटरी जनरल जो है वो दुनिया का इंटरनेशनल सिटीजन होने के बावजूद इसराइल का दौरा नहीं कर सकता। उनकी जितनी भी वहाँ पे इस वक्त सब्सिडीज हैं, बॉडीज हैं, वो गजा के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकती। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो स्टेटस है, वो तो एक और लीग ऑफ नेशन की सूरत में हमें दिखाई दे रही है, और लग रहा है कि इस वक्त इस जो बॉडी है, जो वर्ल्ड बॉडी है, इसके कोई रिप्लेसमेंट या इसके हवाले से कुछ निगोशिएशन या कोई बातचीत जो है वो आने वाले दिनों में। और ख़ासतौर पे अगर आपने SCO समिट का एलामिया देखा हो, उसमें चीन ने जिस बड़े अंदाज में शद्दोमत के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के रोल को बार बार एम्फसाइज किया, बल्कि उसकी मदद सराई और उसके सेरे पड़े हैं, उससे कम से कम ये जो एक रीजनल बैलेंस हमें आने वाले दिनों में यहाँ पे एक थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि जिसमें चीन
यकीनन उन कॉन्फ्लिक्ट्स में उस अंदाज से तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड बॉडी जो इस वक्त डोरमेंट होती जा रही हैं, जो अपनी इफेक्टिवनेस खोती जा रही हैं, उनके रिवाइवल के लिए अगर इस रीजन पे कोई नए ब्लॉक्स बने या उसकी कोशिश हुई तो फिर अमेरिका जो है वो इस दुनिया का अकेला चौधरी जो है वो शायद ज्यादा देर तक ना रह सके। और ये मैं समझता हूँ एक इस पूरे जो इस वक्त ऑड सिचुएशन है उसका जो अगर कोई पॉजिटिव आउटकम हो सकता है तो वो एक इस नौयत की बात हो सकती है। ठीक है खालिद साहब, फाइनल टेक फ्रॉम यू। ये जो एजिटेशन नेपाल में भी हम देख रहे हैं और ममालिक में भी हुई, फिर इसराइल एक आउटलायर का किरदार अदा कर रहा है जिस पे इंटरनेशनल लॉ मालूम ये होता है कि अप्लाई नहीं होता, किसी भी किस्म का टेरिटोरियल वायलेशन करनी हो, जो वो करना चाहता है कर लेता है। तो फिर सोल्यूशन वही है जो अली साहब बात कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स बने, जैसे हमने देखा किम जोंग उन को, जी जिनपिंग साहब को और साथ व्लादिमीर पुतिन की जो अलायंस थी बड़ी सिंबॉलिक थी। चाइना ने अपने इतने मॉडर्न वेपनरी का मुजाहरा भी कर दिया, दिखा दिए कि हमारे पास ये हैं। तो फ्यूचर फिर यही है कि बैलेंस किया जाए वेस्टर्न अलाइड नेशंस को, अदरवाइज़ वो खुद तो मॉरली एक्ट नहीं करेंगे। देखिए मुज़म्मिल साहब, ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक तो ये विश लिस्ट हो सकती है, बट उसको इम्प्लीमेंट तब होगी कि आप अमेरिका के या अमेरिका के साथ उन मुल्कों के स्टेक कितने हैं। अगर मैं डिपेंडेंट हूँ इकोनॉमी की वजह से, ट्रेड की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से अमेरिका पर डिपेंडेंट हूँ, तो मेरे लिए ब्लॉक के लिए एग्जिट करना बड़ा मुश्किल है। अब आप देखिए सिर्फ चाइना सस्टेन कर पा रहा है अमेरिका का प्रेशर जब रशिया से ऑयल लेना होता है। इंडिया को कितना प्रेशर मिला है? ऐसे सो कॉल्ड ऑफेंस तो एक जैसा है ना कि अगर अमेरिका की पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ देखा जाए कि मेरे कहने पे के बावजूद तेल क्यों खरीद रहे हो। चाइना को कुछ नहीं कर पाया अमेरिका, नोइंगली के जैसे कहते हैं एक बैलेंसिंग पावर भी है, इकोनॉमी भी बड़ी बैलेंसिंग है। इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं और ज़रा विजुलाइज करें कुछ छोटे मुल्क जो हैं वो कन्फ्रंट कर पाएंगे किसी और अलायंस में जाने के लिए। मुश्किल तो ये विश लिस्ट तो ठीक है, डिज़ायरेबल ठीक है, सोल्यूशन भी शायद यही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन डूएबल है या नहीं डूएबल है वो डिपेंड करेगा। अब आखिरी पॉइंट मेरी तरफ से ये कि इसराइल जो असला बेचता है कोई 15 बिलियन का, उसमें से 1/3 तकरीबन इंडिया खरीदता है, 1/3 पूरी दुनिया खरीदती है, 1/3 अरब मुल्क खुद खरीदते हैं। अच्छा, ये मैंने मिसाल इसलिए साबित करने की कोशिश की है कि अलायंस किस वक्त बनाएंगे जब आपने टेक्नोलॉजी उनसे लेनी है, सॉफ्टवेयर उनसे लेना है, मेंटेनेंस उनसे लेनी है, स्पेयर पार्ट्स उनसे लेने हैं इजराइल से, तो आप खड़े कैसे होंगे? तो जब तक चाइना इतना ग्लोबलाइज नहीं कर लेता अपने आप को, तब तक पॉसिबल नहीं जब तक चाइना इन्फ्लुएंस या इतने परों के नीचे वो ले पाए कि प्रोटेक्शन के सेंस में कि अगर मुल्कों को टारगेट किया जाए तो उसको कंपनसेशन या सिक्योरिटी दे, तब तो शायद लोग खड़े होना चाहिए, मुल्क खड़े होना शुरू हो जाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। बिल्कुल फिलवक्त नाजरीन, जिस तरह खालिद साहब ने भी कहा, ये बहुत मुश्किल है कि ये जो वेस्टर्न नेशंस की तरफ से या इसराइल की तरफ से अग्रेशन किया जा रहा है उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए, और उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए जो एक निज़ाम जिसकी हम बात कर रहे हैं फिलवक्त जो क्रिएट हुआ, एस्केप करना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया अली सरवर साहब, खालिद चिश्ती साहब, मंसूर जाफ़र साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब की लपेट में है। पहले खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचाई, फिर पंजाब में रावी, चिनाब और सतलुज ने कयामत ढा दी, और अब यही सैलाब जनूबी पंजाब को डुबोते हुए सूबा सिंध में दाखिल हो चुका है। दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गुड्डू बैराज पर 4,43,000 और सखर बैराज पर पानी की आमद 3,85,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। पानी का लेवल कम करने के लिए बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। DMA सिंध ने यह कहा है कि एक तरफ दरिया में बुलंद बहाव देही इलाकों को ख़तरे में डाल रहा है, दूसरी जानिब मुसलसल बारिशें शहरी मराकज़ को डुबो सकती हैं, जिससे लाखों अफराद मुतासर हो सकते हैं। जबकि सिंध में बारिशों का सिलसिला कम होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। अगर कराची की बात करें तो गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान वक्फे से होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जबकि ठुड्डो डैम भरने और लठ नदी में तुग़यानी के बाद मलीर और लियारी नदियां बिफर गई हैं, जिसकी वजह से पानी इतराफ़ की आबादियों में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा मेयर कराची की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने फ़ौज तलब कर ली है। शहर के बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस रेस्क्यू 1122 पाक फ़ौज और रेंजर्स की टीमों ने सैकड़ों शहरियों को रेस्क्यू किया, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने यह कहा कि कराची के नदी नालों के इतराफ़ गैर कानूनी गोठ बसाने और तजावुज़ात की असल जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर है। जिसके जवाब में मुराद अली शाह ने यह कहा कि हुकूमत सिंध ने दरियाओं के पेट में पक्की सोसाइटीज़ को जगह नहीं दी,
हमारे खिलाफ तनकीद की जाती है मगर हम किसी को बुरा नहीं कहते। तनकीद करने वालों को कहता हूँ कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि निशानदेही ज़रूर करें मगर लिसानी बुनियादों पर तनकीद का ये वक्त नहीं। बेशक ये वक्त तनकीद का नहीं, लेकिन मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से हमारी हुकूमत और इदारों को सीखने की ज़रूरत है ताकि आइंदा ऐसी तबाही से बचा जा सके। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया साहिबा, ये बताइए, चूँकि सिंध जो है वो लोएस्ट रिपेरियन है पाकिस्तान के अंदर, तो अब जो रेले दाखिल हो रहे हैं, कहा जा रहा है गुड्डू में, सखर बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब भी है, और पानी का लेवल जो है उसको कैसे अब कंट्रोल करेंगे। बहुत सी खबरें सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं, कराची के हवाले से अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग्स दे दी जाती हैं। फिलवक्त क्या सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, इस वक्त पानी का जो रेला है वो कल से गुड्डू बैराज में दाखिल होना शुरू हुआ है और इस वक्त 5.5 लाख क्यूसेक पानी गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। अगर गुड्डू बैराज की कैपेसिटी देखी जाए तो वो 12 लाख क्यूसेक है और 5-5.5 लाख क्यूसेक गुड्डू के हिसाब से जो है वो लो हाइट फ्लडिंग है। तो गुड्डू और इसी तरह सखर बैराज पे 4-4.5 लाख पानी मौजूद है और पोटरी पे 3-3.5 लाख पानी इस वक्त मौजूद है। तो इस वक्त क्योंकि सिंध हुकूमत ने प्रिपरेशन की थी सुपर फ्लडिंग की, तो इस वक्त हम अगर बात करें दरियावी सैलाब की जो पानी आ रहा है तो सिंध हुकूमत मुतमईन है, तमाम इंतजामात मुकम्मल है। हमने लोगों को ऑलरेडी एवैक्यूएट करा दिया था, मवेशी लोगों के मूव आउट हो गए थे, तो इस वजह से लोग जो है वो महफूज मकामात पर हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, कच्चे का इलाका डूबेगा और वो क्योंकि राइट और लेफ्ट बैंक पे दरिया है वो गुजरेगा, तो ऐसी कोई खतरनाक बात नहीं है। बिल्कुल आपकी बात के सोशल मीडिया और लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, लेकिन इस वक्त मामलात बिल्कुल अंडर कंट्रोल। अच्छा, मलीर और लियारी नदी के भी जो मनाजिर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कराची वालों ने पहले देखे होंगे। इनफैक्ट शर्जील मेमन साहब भी ये कह रहे हैं और मेयर कराची साहब ने भी ये कहा कि इतना पानी लियारी नदी में ज़िंदगी में नहीं देखा उन्होंने। तो ये मैनेज हो जाएगा इतराफ़ में जो अलर्ट है कोई इस तरह का कि एवैक्यूएशन कर ली जाए, क्योंकि रेजिस्ट भी करती हैं कम्युनिटीज़, आप उनको वहाँ से उठा नहीं सकते फिलफौर। तो इसके लिए फिर क्या कर रही है सिंध गवर्नमेंट? देखें, लियारी नदी और मलीर नदी 2 नदियां हैं जो कराची के शहर के बीच से निकलती हैं। कल रात को एक तो पहली बात ये कि ये इट वाज नॉट अर्बन फ्लडिंग। तीर्थर रेंज में बरसात हुई, उससे 3 बरसाती बड़े नाले निकलते हैं और उनका पानी आता है मलीर और लियारी नदी में। वो पानी इंटर किया शहर में और आपको पता है कि हमारे यहाँ रिवर बेड्स के किनारे में लोग रहते हैं। वही क्राइसिस क्रिएट हुआ। 2 हाउसिंग सोसाइटीज जो बहुत मशहूर हैं, जो टेलीविजन बार बार दिखा भी रहा है, सादी टाउन और सादी गार्डन्स। लेकिन जैसे ही वहां ये पानी दाखिल हुआ है उसके बाद रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया था। सिंध हुकूमत, KMC के रजाकार, PDMA, फौज, रेंजर्स, और मैं ये भी बात वाजे करती जाऊं, CM साहब ने भी ये बात बताई है कि ये जो इलाका है इसकी जुडिक्शन कंटोनमेंट बनती है, लेकिन क्योंकि जो भी रह रहा है वो कराची में रह रहा है, उसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की बनती है। लेकिन वो सराब गोट, कमीसो गोट का भी कहा जा रहा है ना कि वहां भी जी और लेकिन इस वक्त दोनों जो रिवर्स हैं मलीर और लियारी, उनका पानी उतरना शुरू हो गया है और आज रात तक उनका बहाव बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसे वो नॉर्मल होती हैं। और ये बात बिल्कुल फैक्चुअली ठीक है। मैं कराची में पैदा हुई हूँ, कराची में बड़ी हुई हूँ। मैंने आज तक 12 फीट पे मलीर या लियारी नदी को जाते हुए नहीं देखा। ठीक है, मतलब अब आप जो मजीद रेनफॉल के इवेंट में, गॉड फॉरबिड अगर ऐसा होता है, तो आप ये कह रही हैं कि कोई खतरा नहीं है शहर को कम से कम?
नहीं जी, अब इस वक्त शहर को कोई खतरा नहीं है। शहर की तमाम अहम शाहराहें इस वक्त खुली हुई हैं, कहीं पानी नहीं। जहां डी वाटरिंग की जरूरत थी वहां डी वाटरिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका। एक फाइनल कमेंट फिर दे दीजिए, एमकेएम के कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सदीकी साहब, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि दरिया के इतराफ़ में लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि जितने तजावुज़ात हैं शहर के अंदर उसकी ज़िम्मेदार, चाहे वो नदी नालों में हों या रिवर बेड पर हों, वो सिंध गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है। एक तवील इक़्तिदार आपका वहाँ पर रहा है, इसको रिस्पॉन्ड कर दें। ये बेशक इस मरतबा ये क्राइसिस अवॉइड हो जाएगा, फ्यूचर में कैसे करेंगे? देखिए, आज भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, काबिल एहतराम है फेडरल मिनिस्टर खालिद मकबूल साहब मेरे लिए, लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने गलत बयानी की है। मैं ये बात बिल्कुल 100% आपको अश्योर करती हूँ कि जो भी नाजायज तजावुजात इस शहर में है उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है, और चाइना कटिंग के जो मौजूद हैं वो इनकी जमात है और ये है। और आप उसको अंडू तो कर सकते हैं ना अब। जी बिल्कुल, आज सीएम साहब ने कहा है कि जितने तजावुजात हैं इन रिवर बेड्स पे उनको फौरी तौर पर जैसे ही ये बरसात का अमल रुकेगा, ये स्पेल खत्म होगा, फ्लडिंग खत्म होगी, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि यकीनन जो रिवर फ्लो है वो इतना नहीं रहा कराची की तारीख में, लेकिन ये ना कि अर्बन फ्लडिंग हो जाएगी ऐसा कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।